हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्री लीगल सीरीज बाय जुडिशियल ड्रीम। जैसा कि हमने लास्ट वाले लेक्चर में कंसेंट वाला टॉपिक डील किया था, तो हम आज उसी के साथ कैरी फॉरवर्ड करेंगे उसी टॉपिक को। आई होप आपको कल का लेक्चर अच्छे से क्लियर होगा, आपने कल वाला होमवर्क भी अटेम्प्ट किया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है या कोई भी क्वेश्चंस हैं, यू कैन पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स। फाइन, तो चलते हैं हम आज के लेक्चर के साथ में। तो आज के सेशन में हम जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो है सबसे पहले वही फ्री कंसेंट। सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में फ्री कंसेंट का सेक्शन नंबर लिखेंगे। हमने लास्ट वाले सेशन में ये डिस्कस किया था कि फ्री कंसेंट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन से सेक्शन में डिफाइंड है। हम फ्री कंसेंट डिस्कस करेंगे। देन कल हमने फर्स्ट फैक्टर पढ़ा था कोवर्जन, उसका भी सेक्शन नंबर सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखेंगे फटाफट से, दोनों का, एक तो फ्री कंसेंट का और एक कोवर्जन का। देन आज हम सेकेंड जो फैक्टर है वो पढ़ेंगे, दैट इज योर अनड्यू इन्फ्लुएंस। देन उसके एसेंशियल एलिमेंट्स एंड कब हम कहेंगे कि कोई पर्सन डोमिनेंट पोजीशन में है, व्हेन अ पर्सन इज सेड टू बी इन अ डोमिनेंट पोजीशन। देन अनड्यू इन्फ्लुएंस के अगर वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा, एंड फाइनली द केस लॉज। तो आई होप सबने कमेंट बॉक्स में लिखा होगा कि फ्री कंसेंट और अनड्यू इन्फ्लुएंस कौन से सेक्शन नंबर के अंदर दिया गया है। तो जैसा कि ये चार्ट हमने कल पे डिस्कस किया था कि सेक्शन 14 हमें बताता है फ्री कंसेंट क्या होता है। एंड कंसेंट इज सेड नॉट टू बी फ्री व्हेन इट इज कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। अगर इन फैक्टर्स से कंसेंट अफेक्ट होती है तो उसे फ्री कंसेंट नहीं बोला जाएगा, जिसमें हमने कल डिस्कस किया था कोवर्जन, दैट इज गिवन इन सेक्शन 15। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो सेक्शन नंबर 16 में दिया गया है। देन आने वाले लेक्चर्स में हम फ्रॉड सेक्शन 17, मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 एंड द मिस्टेक सेक्शन 20, 21, 22 ये डिस्कस करेंगे। तो आज वाला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो जब हमने कल लास्ट वाला सेशन पढ़ा था तो एक मैंने आपको चीज़ बताई थी कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कुछ सेक्शन है जो एक्सप्रेसली बताते हैं कि कौन सा एग्रीमेंट वॉइड होगा, कौन सा वॉइडेबल होगा। तो जब हमने कल इस चार्ट को पढ़ा था तो हमने इसको एक ही चार्ट में, एक ही ब्रैकेट के अंदर ले लिया था। तो अभी आप ध्यान रखेंगे, जो अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला है वो बताया गया है 19A के अंदर कि अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है तो वो होगा वॉइडेबल। कोवर्जन, फ्रॉड और जो मिसरिप्रेजेंटेशन है वो आपको सेक्शन 19 में बताया गया है उसकी वॉइडेबिलिटी, ठीक है। एंड मिस्टेक के लिए जो इनके रिस्पेक्टिव सेक्शन है दैट इज 20, 21 एंड 22 उसी में बता रखा है। तो ये थोड़ा आप लास्ट वाले लेक्चर में करेक्शन कर लीजिएगा। जब हमने एक ब्रैकेट बनाया था तो अनड्यू इन्फ्लुएंस भी हमने उसी के अंदर ले लिया था, बल्कि अनड्यू इन्फ्लुएंस किस में है, सेक्शन 19A में है। कोवर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन की वॉइडेबिलिटी एक्सप्रेसली सेक्शन नंबर 19 में है और मिस्टेक की उनके सेक्शन 20, 21, 22 के अंदर है। आई होप आपको ये चार्ट क्लियर होगा। जब तक हमारा मिस्टेक तक का पोर्शन क्लियर नहीं होगा तब तक ये चार्ट आपको ऐसे ही हर सेशन के अंदर दिखेगा ताकि आपको ये बाय हार्ट याद हो जाए। फाइन, आई होप कमेंट बॉक्स में जिन्होंने भी आंसर्स दिए हैं उन्होंने चेक किया होगा। सेक्शन 14 इज योर सेक्शन फॉर फ्री कंसेंट। हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, दैट इज व्हाट सेक्शन नंबर 16, जो क्या बताता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस किसे बोला जाता है। A contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the party is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other। तो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करते हैं तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है, जो हमारी दो पार्टीज होती हैं उसके अंदर एक पार्टी ऐसी है जो कि एक डोमिनेंट पोजीशन में है, यानी कि वो स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है और वो अपनी उस पोजीशन को यूज करके दूसरी वाली पोजीशन, जो दूसरी वाली पार्टी है उसको उसकी विल को डोमिनेट कर सकती है एंड इसी जो पोजीशन है उसका गलत अनफेयर एडवांटेज लेकर अपने फेवर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है। तो यहाँ हो रहा है अनड्यू इन्फ्लुएंस। आपको वर्ड से ही पता लग रहा होगा, अनड्यू मतलब अनफेयर एडवांटेज एंड इन्फ्लुएंस मतलब इस तरीके से आप उस पर्सन को, सामने वाले पर्सन की कंसेंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल। अब इसके हम देख सकते हैं कि जैसे टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है तो वहाँ पे टीचर क्या है, एक ऐसी पोजीशन में है, एक ऐसी फिड्यूशरी पोजीशन में है कि वो सामने वाले स्टूडेंट की कंसेंट को अफेक्ट कर सकता है। इसी तरीके से मास्टर सर्वेंट का रिलेशन हुआ, इसी तरीके से डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन हुआ।
तो आपको रिलेशन देखते समझ आएगा कि इसमें एक पार्टी ऐसी है जो क्या है, डोमिनेंट पोजीशन में है और अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा के वो अपने बेनिफिट के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहती है। फाइन। तो अब इसमें हमने दो एग्जांपल देखेंगे जिसमें एक में है अनड्यू इन्फ्लुएंस और एक में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, ताकि आपको जो बेयर जो मिनिमम बोलते हैं ना डिफरेंस है वो क्लियर हो जाए। सो ए हैविंग एडवांस्ड मनी टू हिज सन बी ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी अपॉन बी कमिंग ऑफ एज obtains by misuse of parental influence a bond from A for a greater amount than the sum due in respect of the advance। तो यहाँ क्या हुआ है, A employs undue influence। तो इस एग्जाम्पल में क्या था, जो A है वो एक पेरेंट है, उन्होंने अपने सन B के नाम पर क्या किया था, कुछ उसको मनी एडवांस किया था। कब किया था, जब वो माइनर था। तो आपको पता है माइनर के साथ तो कोई भी अग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो होता है, ठीक है। अब किस कंडीशन पे था कि जब बी मेजर हो जाएगा तब वो पैसा उनको रिटर्न कर देगा। पर यहाँ पे क्या हुआ, पेरेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से जो बॉन्ड साइन करवाया गया बी से वो क्या था, एक्सीड कर रहा था। जितना उन्होंने एडवांस अमाउंट दिया, सपोज उन्होंने एडवांस दिया था 1 लाख, लेकिन उनसे बॉन्ड 5 लाख का साइन करवाया गया। क्यों, क्योंकि पेरेंट जो थे वो उस अनड्यू इन्फ्लुएंस की कंडीशन में थे, वो उस डोमिनेंट पोजीशन पे थे कि वो सामने वाले की जो कंसेंट है उसको अफेक्ट कर सकते थे। तो इस केस में क्या माना कि ए ने अनड्यू इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय किया है। फाइन। अब हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं। इसमें क्या है, ए अप्लाइज टू अ बैंकर फॉर अ लोन एट अ टाइम व्हेन देयर इज स्ट्रिंजेंसी इन द मनी मार्केट। सो एक पर्सन है जो बैंक के पास गया और वहां पे उसने लोन के लिए अप्लाई किया। अब जिस टाइम पर उसने लोन के लिए अप्लाई किया था वहां क्या था, मनी मार्केट में कुछ सिचुएशंस अच्छी नहीं थी, यहाँ कह सकते हैं स्ट्रिक्ट कंडीशंस थी, ठीक है। सो द बैंकर डिक्लाइंस टू मेक द लोन एक्सेप्ट एट एन अनयूजुअली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बैंकर ने क्या बोला कि मैं आपको एक एक्सट्रीम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे सकता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज हमारी रेगुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6% है, पर बैंकर ने क्या बोला, क्योंकि अभी मार्केट कंडीशन ऐसी नहीं है तो मैं आपको 12% पे इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है। एक्सेप्ट द लोन ऑन दिस टर्म्स, दिस इज अ ट्रांजैक्शन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो यहाँ क्या था, यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो एक नॉर्मल बिजनेस कोर्स के अंदर हुआ है। जो कस्टमर है उसके पास भी ऑप्शन था कि वो किसी और बैंक से भी लोन ले सकता था। बैंकर कोई डोमिनेंट पोजीशन में नहीं था। तो इस केस में क्या हो रहा है, कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। यहाँ सिंपल जो कोर्स ऑफ बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग, टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एंटर किया गया है। सो आई होप आपको कि जो अनड्यू इन्फ्लुएंस की जो थिन लाइन है दोनों एग्जाम्पल से उसका डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फाइन। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं विच इज़ इंपॉर्टेंट, जहाँ से आपको ये बात समझ आएगी कि जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा उसी डेफिनेशन में से ये एसेंशियल एलिमेंट्स आए हैं। तो यहाँ पे क्या है, वन पार्टी इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पार्टी। जो हमने पढ़ा पहला, सबसे पहला क्या है, आप उस पोजीशन में होने चाहिए कि आप दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकें। फिर सेकेंडली मिसयूज हिज पोजीशन, ठीक है। फिर आपने क्या किया, उस पोजीशन का मिसयूज किया। और किस लिए मिसयूज किया, टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज। तो ये तीनों जो एलिमेंट्स है ये बहुत ही एसेंशियल है। जब भी आप किसी केस को देखेंगे तब आपको ये तीन फैक्टर्स को डिटरमाइन करना होगा कि क्या पर्सन डोमिनेंट पोजीशन पे है, क्या उसने उसको पोजीशन को मिसयूज किया है, और क्या उससे उसको कोई एडवांटेज हो रहा है। सो दिस व्हाट मेक्स द अनड्यू इन्फ्लुएंस डेफिनेशन कंप्लीट। आई होप आपको ये एसेंशियल एलिमेंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। ये जब आप डेफिनेशन लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक भी एलिमेंट मिस होगा तो आपके नंबर कट जाएंगे। फाइन। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं कि कब हम कहेंगे कि कोई जो पर्सन है वो डोमिनेंट पोजीशन में है। जैसे कि अभी हमने व्हेन अ पर्सन इज सेड टू बी इन डोमिनेंट पोजीशन, तो हमारे पास इसके अंदर दो फैक्टर्स है। सबसे पहला आता है पार्टीज के बीच में रिलेशन कैसा है, जहां पर या तो रियल या एपरेंट अथॉरिटी है या रिलेशन है, मतलब हो सकता है वो कोई आपका ब्लड रिलेशन हो। जैसे कि हमने क्या एग्जाम्पल क्या है, पेरेंट और चाइल्ड। जो भी पेरेंटल रिलेशनशिप होंगे वहां पे क्या है, रियल अथॉरिटी है। या बोल सकते हैं फिड्यूशरी रिलेशन हो, ये क्या है बेसिकली आपका और वाली कंडीशन है। फिड्यूशरी रिलेशनशिप मतलब जहां आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो किसी ट्रस्ट, ऑन द बेस ऑफ ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो रहा है। जैसे एडवोकेट या क्लाइंट के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होगा तो उन दोनों के बीच में एक विश्वास होगा, एक ट्रस्ट होगा। टीचर एंड स्टूडेंट, डॉक्टर एंड पेशेंट, तो यहाँ पे क्या है, आपका कोई ऐसा ब्लड रिलेशन नहीं है, बट ट्रस्ट के वजह से वो आपका कॉन्ट्रैक्ट
फोर्स में आ रहा है, तो दैट इज योर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। तो या तो कोई रियल रिलेशन है या कोई फिड्यूशियरी रिलेशन है, जिसकी वजह से पार्टीज के बीच में एक ऐसा रिलेशन स्टैब्लिश होता है जहाँ एक पर्सन डोमिनेंट पोजीशन में हो सकता है। तो पहला हमको ये चेक करना है। फिर सेकंड क्या आता है कि जो पार्टी है वो उसके अंदर से एक पर्सन ऐसा है जो टेम्पररी या परमानेंटली क्या है, माइंड से मेंटल कैपेसिटी उसकी अफेक्ट हो रही है। ठीक है, सो मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन whose mental capacity is temporarily और permanently affected by reason of first is age, या तो वो इतना ओल्ड एज है या वो इतनी छोटी उम्र का है कि उसका टेम्पररी अफेक्टेड है मेंटल कैपेसिटी, या इलनेस कोई बीमारी है उसको ऐसी जिसकी वजह से वो सोचने समझने की शक्ति में नहीं है, या कोई मेंटल डिस्ट्रेस है, सपोज किसी ट्रॉमा वगैरह से वो गुजर रहा है, वहाँ पे भी वो सोचने समझने की शक्ति उसकी नहीं है, या कोई बॉडीली डिस्ट्रेस है। तो अगर इन सब रीजंस की वजह से जो एक पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं सकती है आइदर टेम्पररी और परमानेंटली, तो वहाँ पर भी हो सकता है फर्स्ट वाली पोजीशन डोमिनेंट पोजीशन में हो, क्योंकि वहाँ क्या होगा, वो सामने वाले की विल को अफेक्ट कर सकता है। तो कोई पर्सन डोमिनेंट है, डोमिनेंट पोजीशन में है या नहीं, उसके लिए आप ये दोनों फैक्टर्स चेक करेंगे। फाइन, सो आई होप अभी आपको अंडर इन्फ्लुएंस का हर एक एलिमेंट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर एंटर किया गया है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सेक्शन 19A में क्या बताया गया है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर एंटर किया गया है यानी कि पार्टी की फ्री कंसेंट नहीं है, तो वो होगा वॉइडेबल। और वॉइडेबल किसके ऑप्शन पे होता है, जो अग्रीव पार्टी होती है। तो अग्रीव पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स भी कर सकती है या उसे कैंसिल भी कर सकती है। सो आई होप इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने कोअर्जन में भी पढ़ा था, उसमें सेक्शन नंबर 19 के अंदर बताया गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल होगा। यहाँ किस में बताया है, 19A में बताया है। फाइन, अब हम बात करते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा, क्योंकि कोर्ट तो ये मानेगा ना कि आपके पास क्या थी, आपके पास ऐसी डोमिनेंट पोजीशन है। अगर कोई टीचर या कोई स्टूडेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कोर्ट को ये बात पता है, कोर्ट तो यही प्रिज्यूम करेगा कि टीचर एक डोमिनेंट पोजीशन पे है, टीचर एक स्ट्रॉन्गर जगह पर है, स्टैंडिंग उसकी जो है वो स्ट्रॉन्गर है। तो इस केस के अंदर कौन प्रूव करेगा कि नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें फ्री कंसेंट थी, कोई भी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज नहीं किया गया है। तो ये कौन प्रूव करेगा, जो पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में है, यानी कि आपका टीचर। टीचर को ये प्रूव करना पड़ेगा कि स्टूडेंट की जो कंसेंट थी वो फ्री कंसेंट थी और इस तरह का कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस उस पर नहीं किया गया है, उसकी जो विल है वो एकदम फ्री विल है। फाइन, सो the burden of proving that such a contract was not induced by undue influence shall be upon the person in a position to dominate the will of the other। जिस पर्सन के पास ये पावर थी कि वो डोमिनेट कर सकता था सेकेंड वाले पार्टी को, तो वो पर्सन ही प्रूव करेगा कि नहीं, जो उनके पास पोजीशन थी उस पोजीशन का कोई मिसयूज नहीं किया गया है एडवांटेज के लिए, पार्टी के एडवांटेज के लिए, और सामने वाली पार्टी की जो कंसेंट है वो बिल्कुल फ्री कंसेंट है। फाइन, नथिंग शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 111 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट डील करेंगे तो उसमें हम इस सेक्शन को अच्छे से डील करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि सेक्शन 111 में कुछ प्रिजम्पशंस दे रखी हैं, जो कोई भी अगर केस आता है तो कोर्ट पहले मान के चलता है। फाइन, एविडेंसेस बाद में दिए जाते हैं, प्रिजम्पशंस पहले ली जाती है। फाइन, तो सिंपल सी बात है, बर्डन ऑफ प्रूफ में जो पर्सन डोमिनेट करने की पोजीशन में है उसी को प्रूव करना होगा कि ऐसा कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया गया है। फाइन, आई होप आपको ये बर्डन ऑफ प्रूफ वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इफेक्ट समझ आ गया होगा। कुछ केस लॉस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस आता है हमारे पास इंदर सिंह वर्सेस दयाल सिंह। इसमें क्या हेल्ड किया गया था, अनड्यू इन्फ्लुएंस इमर्ज व्हेन वन पार्टी मेक यूज ऑफ द शॉर्ट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट of another's mental state to execute a contract. However, until the defendant takes advantage of this chance, a merely distressed state of mind cannot amount to undue influence. अभी हमने अपनी पिछली वाली स्लाइड्स में पढ़ा था कि डोमिनेंट पोजीशन चेक करने के लिए हम एक और क्या चीज़ चेक करते हैं कि अगर किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और वो मेंटली स्टेबल नहीं है, आइदर टेम्परली या परमानेंटली, तो सामने वाली पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में मानी जाएगी। तो इस केस में क्या हेल्ड किया गया कि अगर सेकंड सामने वाली पार्टी ने जो डोमिनेंट पोजीशन पे है उसने उस टेम्पररी या परमानेंट इलनेस का यूज किया है अपने एडवांटेज के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तब तो वह अनड्यू इन्फ्लुएंस
माना जाएगा। और अगर सिर्फ वो मेंटली डिस्ट्रेस है, उसका सामने वाली पार्टी ने अपने एडवांटेज में कोई भी यूज नहीं किया है, तो वहां माना जाएगा कि फ्री कंसेंट है और कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। फाइन। सो ये वाला केस आप वहां से कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट केस आता है हमारे पास डियारा राम वर्सेस सरगा 1927 का केस है। इसके क्या फैक्ट्स थे? द डिफेंडेंट वाज ऑलरेडी इंडेटेड टू द प्लांटिफ हु वाज विलेज मनी लेंडर. He again took a fresh loan from a plaintiff and then executed a bond wherein he agreed to pay some interest. इसमें क्या था? जो हमारा प्लांटिफ था वो था एक विलेज मनी लेंडर। जो डिफेंडेंट था उसने ऑलरेडी विलेज जो मनी लेंडर थे उनसे लोन ले रखा था। ठीक है। फिर डिफेंडेंट ने एक और नया लोन लिया जहां पर उन्होंने फिर से एक नया बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था और उस बॉन्ड में कुछ परसेंटेज से उनको इंटरेस्ट पे करना था। ठीक है। तो यहाँ कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था? द कोर्ट हेल्ड that the contract was unconscionable and therefore the burden of proof was on the plaintiff to show that there was no undue influence in this case. The burden of proving that the contract was not induced by undue influence is to lie upon the person who was in the position to dominate the will of others if the transaction appears to be unconscionable. इसका मतलब ये आप कहाँ से लिंक करेंगे कि इस बर्डन ऑफ प्रूफ वाली टॉपिक से लिंक करेंगे। इसमें क्या हेल्ड किया गया कि टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो ऐसा लगता है कि पार्टी ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन को यूज किया है अपने फेवर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए। सो अब यहाँ पर किस पे बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा ये प्रूफ करने के लिए कि नहीं फ्री कंसेंट थी, वो उस पार्टी पे आएगा जो डोमिनेंट पोजीशन थी। हमारे इस केस में कौन था? प्लांटिफ, जो कि क्या था? विलेज मनी लेंडर था। तो प्लांटिफ को ये प्रूव करना होगा कि जो भी बॉन्ड की टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो कहीं से भी अफेक्ट नहीं करती थी डिफेंडेंट के इंटरेस्ट को एंड वो प्योरली फ्री कंसेंट पे बेस्ड बॉन्ड था। ठीक है। अगर वो प्रूव करने में सक्सेस हो जाते हैं तो प्लांटिफ विल विन द केस, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द डिफेंडेंट। आई होप आपको ये भी केस क्लियर हो गया होगा कि आपके बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड है। अब हम एक और लीडिंग केस की बात करते हैं, दैट इज गणेश नारायण नगरकर वर्सेस विष्णु रामचंद्र सर्राफ। इसमें क्या हेल्ड किया गया था? जो अनफेयर एडवांटेज टर्म है ना, जो अभी हमने पढ़ी थी कि अपनी पोजीशन को अनफेयर तरीके से यूज करना अपने एडवांटेज के लिए, उसको क्लैरिफाई किया गया है। हेल्ड बाय द कोर्ट दैट अनफेयर एडवांटेज इज द एडवांटेज और एनरिचमेंट दैट इज ऑब्टेन थ्रू अनजस्ट मीन्स, यानी कि आपने गलत तरीकों से अपने लिए कोई बेनिफिट प्रोक्योर किया है। जैसे कि अगर आज डोमिनेंट पोजीशन में हूँ तो उस पोजीशन को गलत यूज करके एडवांटेज लेना, दैट इज अनफेयर एडवांटेज, जिसकी वजह से सेकेंड वाली पार्टी का इंटरेस्ट क्या हो रहा है? हार्म हो रहा है। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन बार्गेन्स फेवर अ पर्सन हु एंजॉयज इन्फ्लुएंस एंड विच प्रूव अनफेयर टू अदर। फाइन। सो ये तीन हमारे पास यहाँ से जो हमने अभी अनड्यू इन्फ्लुएंस का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे रिलेटेड था। एक अनफेयर एडवांटेज से, एक आपका बर्डन ऑफ प्रूफ से, एंड एक में आपको बताया गया कि जो हमारी इलनेस वाली सिचुएशन है उस केस के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस कब माना जाएगा और कब नहीं माना जाएगा। सो आप इन केसेस को अच्छे से याद करेंगे क्या इसमें हेल्ड हुआ था। फाइन। सो ये हमारा डिस्कशन था अनड्यू इन्फ्लुएंस से रिलेटेड। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे बिकॉज प्रैक्टिस व्हाट मेक्स अ मैन परफेक्ट। द डॉक्ट्रिन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस वाज इवॉल्व्ड बाय द कोर्ट ऑफ इक्विटी इन इंग्लैंड, प्रिवी काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो फटाफट से सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर देंगे फटाफट से, क्विकली। इसी के साथ आपको हमारी वेबसाइट www.judicialdream.com पर ऐसे और भी प्रैक्टिस एमसीक्यू मिल जाएंगे सभी टॉपिक से रिलेटेड। सो यू कैन जस्ट विजिट द वेबसाइट एंड प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ओवर देयर। वहाँ आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगी और इस वाले क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आपको वहाँ मिलेगा। सो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देने के बाद वहाँ से चेक करेंगे कि क्या इसका करेक्ट आंसर है। फाइन। इसी के साथ साथ जैसे कि हमारे लिए प्री यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वैसे हमारे लिए मेंस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन क्या बोलता है? अ मास्टर आस्क्स हिज सर्वेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हिज बाइक एट अ प्राइस लेस देन द मार्केट प्राइस। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द अबव कॉन्ट्रैक्ट इन लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो इस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी आपको जज करनी है। जो भी हमने पढ़ा है उसको आप किस तरीके से एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर फ्रेम करेंगे आंसर के लिए। सो ये क्वेश्चन आज के लिए आपका होमवर्क है। एमसीक्यू वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क था, तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे खुद से सबसे पहले। उसके बाद आप जो हमारी वेबसाइट www.judicialdream
.com पर मॉडल आंसर अवेलेबल है, उसके साथ कंपेयर करेंगे एंड देन देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं, क्या पॉइंट्स आपने मिस किए, क्या चीज़ें थी जो आपने उसमें अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करी। तो इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपकी एक प्रैक्टिस नोटबुक भी चलेगी जहाँ आपके पास हर टॉपिक से रिलेटेड मेंस आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस एंड आंसर्स अवेलेबल होंगे। ये आपके लिए एग्जाम टाइम पे बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू www.judicialdream.com, जो कि हमारी वेबसाइट है, जहाँ आपके लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ अवेलेबल है। सो प्लीज़ विजिट द वेबसाइट एंड डू प्रैक्टिस डेली। इसी के साथ साथ आप हमसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। इन सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यहाँ पर आपको डेली रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। जो भी डेली क्लासेस का होमवर्क है उसको डेली कंप्लीट कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी आपके सजेशंस हैं, कोई भी आपके फीडबैक्स हैं, दे आर हाईली अप्रिशिएटेड। प्लीज़ आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए।